हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। दी दोस्तों, बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ आपके लिए है। दोस्तों, ये न्यूज़ ये है कि पीएस क्लासेस अब जो है आपके लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक बेहतरीन कंटेंट देने जा रहा है। अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्तों। बता दें दोस्तों कि एक बार वार और सिलेक्शन हमार वार बस एक बार करना है दोस्तों। और ऐसा कंटेंट यहाँ पर इंग्लिश का आपको दिया जा रहा है, खास रूप से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, जो कि आपके जूनियर के लिए रामबाण साबित होगा। बता दें दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे पहले ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, खास रूप से ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाइएगा, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, प्रशांत सर से जुड़ने का मतलब टॉप रैंकर बनना। बता दें दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर की अगर बात हो, खास रूप से इंग्लिश लिटरेचर में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या ग्रामर की बात हो, तो मानकर चलिए कि पीएस क्लासेस से आप जुड़े हैं तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता, सफलता आपकी सुनिश्चित है। तो आइए बात करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारी कहानी आपको समझ में आने लगेगी। जो दोस्तों, फटाफट इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की अगर हम बात करें, अंग्रेजी साहित्य के इतिहास की हम बात करें तो डिफिनीशन के तौर पर ये कहा जाता है कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। लिटरेचर जो होता है समाज का दर्पण होता है। लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। साहित्य जो होता है समाज का प्रतिबिंब होता है। ठीक, लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। समाज का प्रतिबिंब ही साहित्य होता है, या साहित्य जो होता है समाज का प्रतिबिंब होता है। दोस्तों, आइए बात करते हैं 404 बीसी से लेकर के 449 या 50 एडी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो हमारा एज है, एशियंट एज और ग्रीक रोमन पीरियड के नाम से जाना जाता है। 450 से 1066 एंग्लो सैक्सन पीरियड या ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें तो 1066 से लेकर के 1453 एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से जाना जाता है। जी दोस्तों, आगे बात करते हैं सब डिवीजन की। अगर हम बात करें 1340 से 1400 का जो एज है, एज ऑफ चौसर है। किस नाम से जानते हैं? तो 1340 से 1400 को एज ऑफ चौसर के नाम से जाना जाता है। सब डिवीजन की अगर हम बात करें, 1453 से 1660 के बीच जो एज हमारा है वो रिनेसेंस है, मतलब पुनर्जागरण है। लेकिन पुनर्जागरण का मतलब दोस्तों बट रिनेसेंस इन इंग्लैंड 1485। जी दोस्तों, 1453 से 1598 एज की अगर हम बात कर लें तो अर्ली रिनेसा है, प्रारंभिक पुनर्जागरण का ये जो है डेट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 1558 से 1603 एल्जाबेथन एज, जिसे हम गोल्डन एज ऑफ पोइट्री एंड ड्रामा के नाम से भी जानते हैं। 1603 से 1625 जैकोबियन एज या जेम्स फर्स्ट एज ऑफ डन के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो 1625 से 1649 के बीच का जो हमारा एज है, इसे कैरोलाइन पीरियड और प्यूरिटन एज और मिल्टन एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1625 से 1649 के बीच को कैरोलाइन पीरियड और प्यूरिटन एज और मिल्टन एज कहा जाता है। जी दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले 3 काम जरूर करिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। 1649 से 1660 की अगर हम बात करें तो कॉमनवेल्थ एज इसे कहा जाता है। और सब डिवीजन की अगर हम बात करें तो 1660 से 1798 न्यू क्लासिकल पीरियड के नाम से नोन किया जाता है, जाना जाता है। जी दोस्तों, 1660 से 1700 के बीच की अगर हम बात करें तो रेस्टोरेशन एज ऑफ ड्राइडेन है। 1745 की अगर हम बात करें तो अगस्टन एज ऑफ पोप है। 1745 से 1798 की अगर हम बात करें तो डॉक्टर जॉनसन एज और ट्रांजिशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। 1798 या 1832 की हम बात करें तो रोमांटिक एज या एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के नाम से जाना जाता है। और 1832 से लेकर के 1901 विक्टोरियन एज
और 1901 से 1950 मॉडर्न एज और 1950 से ऑनवर्ड्स मतलब आज तक पोस्ट मॉडर्न एज के नाम से जाना जाता है। जी दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो कंटेंट आपको पीएस क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस। इससे हर हाल में आपके आपके प्रश्नों की श्रृंखला बनेगी। आइए बात करते हैं प्लेटो ने क्या कहा है पोएट्री के विषय में। प्लेटो ने कहा कि पोएट्री इज इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, कविता जो है कल्पनाओं की कल्पना है। प्लेटो ने एक चीज और कहा, ध्यान दीजिए, एशियंट एज वाज डोमिनेटेड बाय ग्रीक एंड रोमन, लैटिन लिटरेचर एंड कल्चर। द ग्रेट राइटर ऑफ दिस पीरियड वर होमर, होरेक, वर्जिल, एचिल्स, यूरिपिडीज, लॉन्गिनस, सोफोक्लेस ट्रेजिक राइटर था, प्लूटस, टेरेनेंस, सिनेका, प्लेटो, एरिस्टोटल, एट्रासा। जी दोस्तों, according to Plato, the poets are liar and poetry is twice removed from reality. According to Plato ने कहा कि the poet are liar, जो कवि होता है वो झूठा होता है, लायर होता है। बता रहे दोस्तों एंड पोइट्री इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, और जो हमारी कविता होती है वो वास्तविकता से कई बार परे कर दी जाती है। इट इज़ इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, ये कल्पनाओं की कल्पना है। According to Plato, the emotion is poetry make a man cry. As a result, you cannot produce shoulder to fight on the front because emotion in poetry humanized man. Next दोस्तों देखते हैं, Plato strongly assert that the poets should be relegated from an ideal state. Plato opened that there can be two types of poets, patriotic poets and moral poets. प्लेटो ने दो तरीके के कवियों के बारे में बताया है, एक तो पैट्रियोटिक पोएट्स एंड दूसरा मोरल पोएट्स। नेक्स्ट वन इज दैट प्लेटो गिव हिज व्यू इन हिज वर्क आर बुक द रिपब्लिक। ध्यान दीजिएगा, प्लेटो गिव हिज रिव्यू in his work or book The Republic, which is considered as first book in dialogue form. dialogue form में पहली जो बुक है वो किसका है? द रिपब्लिक है, वो है प्लेटो का। द अदर बुक बाय हिज आर एन एंड लॉज। द नेक्स्ट वन इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एरिस्टोटल वॉज अ ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर्स, फिलोसफर एंड लिटरेरी क्रिटिक। अब एरिस्टोटल के बारे में हम बात करेंगे। ही वॉज द फर्स्ट मैन हु गेव थ्योरी ऑफ ड्रामा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एरिस्टोटल ही था जिसने थ्योरी ऑफ ड्रामा को क्या किया? सबसे पहले बताया। नेक्स्ट है, एरिस्टोटल गेव हिज व्यूज इन द पोएटिक्स विच इज कंपाइल्ड इन 26 चैप्टर्स। मतलब एरिस्टोटल का जो द पोएटिक्स है वो 26 चैप्टर से कंपाइल्ड है। नेक्स्ट वन इज दैट दोस्तों, एरिस्टोटल डिफाइन ट्रेजेडी। एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को डिफाइन किया है और बताया है कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड सर्टेन ऑफ मैग्नीट्यूड। उद्देश्य एरिस्टोटल ने बताया, एरिस्टोटल ने डिफाइन किया ट्रेजेडी के बारे में कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन। जो त्रासदी होती है वो एक्शन की कल्पना होती है। और कैसे एक्शन की? वो एक्शन सीरियस होता है, कंप्लीट एंड सर्टेन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, उसका एक उद्देश्य होता है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेजेडी इज टू इन्वोक द फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर। एरिस्टोटल ने कहा कि ट्रेजेडी में ये चीज़ होना चाहिए कि ट्रेजेडी देखने के बाद जो आपके स्पेक्टेटर हैं उनके अंदर द फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर्स होना चाहिए। नोट, प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। ध्यान दीजिएगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, एरिस्टोटल ने कहा। एरिस्टोटल गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो। अकॉर्डिंग टू हिम, द हीरो ऑफ ट्रेजेडी, अ ट्रेजेडी शुड नाइदर बी a moral person nor he should be immoral, because both these characters cannot arouse feeling of pity and fear. According to him, the hero of a tragedy must be amoral, न अच्छा न बुरा
who in the span of his action commits some error and that error has been termed as हमरसिया। दोस्तों हमरसिया के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमरसिया ट्रेजिडी में मिलता है और इट मीन्स होता है एरर इन जजमेंट, मतलब न्याय में गलती कर बैठना, विच इन्वोक फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसी ब्रैडली से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता और जरूर बनेगा। एसी ब्रैडली अ शेक्सपियर क्रिटिक टर्म्ड हमरसिया एज ए ट्रेजिक फ्लॉ। कमी होता है इन कंटेक्स्ट टू शेक्सपियर ट्रेजिडी, हिज बुक शेक्सपियरियन ट्रेजिडी 1904। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि एसी ब्रैडली ने शेक्सपियरियन ट्रेजिडी राइट किया है और इसका ये पूछता है कि डेट क्या है, तो 1904 है। नेक्स्ट वन इज दैट नोट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रीक ट्रेजिडी डिक्टम कहावत डिस्टिनी इस कैरेक्टर इज appropriate or fit, but in the context of Shakespeare tragedy the dictum character in destiny is important। ध्यान दीजिएगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रीक ट्रेजिडी द डिक्टम, ग्रीक ट्रेजिडी में इंपॉर्टेंट दिया जाता है डिस्टिनी इन कैरेक्टर को, जबकि शेक्सपियरियन ट्रेजिडी में इंपॉर्टेंस दिया जाता है कैरेक्टर इन डिस्टिनी। द नेक्स्ट वन इज दैट। जी दोस्तों लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, आपकी परीक्षा नज़दीक आ रही है जूनियर सुपर टेट की। दोस्तों आपसे वादा है कि सिलेक्शन आपका करा दिया जाएगा, आपका हो जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। वेरी इंपॉर्टेंट, अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रीक ट्रेजिडी अ प्लॉट इज इंपॉर्टेंट बट इन द शेक्सपियर ट्रेजिडी कैरेक्टराइजेशन इज इंपॉर्टेंट। देखिए नोट यहाँ पर, इसे आप बिल्कुल पेन कॉपी लेकर के नोट करते रहिएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजिडी एरिस्टोटल, कैरेक्टर इज द सोल ऑफ ट्रेजिडी शेक्सपियर। अर्थात प्लॉट को सोल ऑफ ट्रेजिडी माना है एरिस्टोटल ने, जबकि कैरेक्टर को सोल ऑफ ट्रेजिडी माना है शेक्सपियर ने। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। एरिस्टोटल गेव द थ्योरी ऑफ कैथारसिस विच इज रिलेटेड टू परगेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड क्लेरिफिकेशन। तीनों का अर्थ है आत्मा का शुद्धिकरण। बता रहे दोस्तों, एरिस्टोटल in his poetic answer the charge आरोप laid by Plato against emotional appeal of poetry, he says the emotional appeal poetry does not make a man weak, rather he passes through catharsis that his purgation of emotion to become capable of facing more problems in life। जी दोस्तों this is most important। The next one is that Aristotle talks about 6 dramatic elements without which the completion of a play is not possible। अगर एरिस्टोटल ने कहा कि अगर इस 6 ड्रामेटिक एलिमेंट्स को हटा दिया जाए तो जो आपका ड्रामा है वो पूर्ण ड्रामा नहीं माना जाएगा। वो क्या है? 6 प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी, स्पेक्टिकल। द नेक्स्ट वन इज दैट, आइए देखते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, पेन कॉपी लेकर के लिख लीजिएगा। एरिस्टोटल ऑल्सो टॉक्स अबाउट 3 ड्रामेटिक यूनिटीज। एरिस्टोटल ने 3 ड्रामेटिक यूनिटीज के बारे में बात की है। क्या है बेटा? ध्यान दीजिए, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस यूनिटी स्टोरी अ प्ले शुड बी टेकन फ्रॉम द इवेंट विच अक्योर इन 24 आवर्स इन द लाइफ ऑफ अ मैन। नेक्स्ट वन इज दैट, देखते हैं यूनिटी ऑफ प्लेस क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस यूनिटी देयर शुड नॉट बी अननेसेसरी चेंज इन द प्लेस ऑफ सिटिंग। कहा यह जा रहा है यूनिटी ऑफ प्लेस का मतलब ये है कि जो प्लेस ऑफ सिटिंग है उसमें अनावश्यक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यूनिटी ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस यूनिटी देयर शुड बी सिंगल एक्शन इन द प्ले। Means it a play is tragedy, it should be pure tragedy. It is a comedy, it should be pure comedy. And play should have single plot which should not divided into subplots। कहने का मतलब है कि यूनिटी ऑफ एक्शन में ये कहा जाता है कि सिंगल एक्शन पे होना चाहिए। अगर वो ट्रेजडी है तो प्योर ट्रेजडी होनी चाहिए। अगर कॉमेडी है
तो इट शुड बी प्योर कॉमेडी होनी चाहिए। नोट की अगर हम कुछ बात करें जो कि इंपॉर्टेंट तथ्य इसमें से निकल करके आ रहा है, तो शेक्सपियर डिड नॉट फॉलो क्लासिकल यूनिटीज। ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रश्न बनता है, शेक्सपियर डिड नॉट फॉलो, शेक्सपियर क्या नहीं फॉलो किया है? क्लासिकल यूनिटीज। ही ओनली फॉलो यूनिटी ऑफ एक्शन टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक जो है शेक्सपियर ने यूनिटी ऑफ एक्शन को लिया है, जबकि यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस को छोड़ दिया है। एंग्लो सैक्सन पीरियड की हम बात करें 450 से 1066, इंग्लिश लिटरेचर बिगेन बैक विद द beginning of history of English people. It begins with the songs and stories of a time. Teutonic Germany, ancestor of English people, were living on the border of North Sea. जैसे दोस्तों देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द ज्यूट, एंजल्स एंड सेक्शंस, द थ्री ट्राइब्स ऑफ these ancestors acquired Britain in the later half of 5th century and laid the foundation of English nation. Anglo-Saxon poetry represent the temperament and character of their creatures. This poetry is full of love for personal freedom, spirit of adventures, battles, brave deeds, love for home, etc. The well-known poems period are, आइए दोस्तों बात करते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Beowulf, it is known as first English epic. It recounted the brave deeds of hero Beowulf. It is written West Saxon dialect. This is most important, ध्यान दीजिएगा। Beowulf के बारे में आइए कुछ और बातें करते हैं। The epic Beowulf narrates the heroic adventure of the hero Beowulf, who rides the Danish king Hrothgar from a terrible monster Grendel. The next one is that some other poems of the period are विडसित है, वॉल्डरा है, द सीफेरर है, डूअर्स लैमेंट है, बाय अननोन आथर्स, इनका नाम को पता नहीं है आथर्स के नाम का। द टू नोन पोएट्स ऑफ एंग्लो सैक्सन आर, सिडमंड की अगर हम बात करें या किडमंड बोलते हैं, ही वॉज अ रिलीजियस पोएट एंड इज नोन एज द फर्स्ट मेकर ऑफ इंग्लिश। ही रोट सिडमंड्स पैराफेरेसेस, ही रोट सिडमंड्स पैराफोरेसेस। साइनी उल्फ की अगर हम बात करें, ही इज नोन एज वन ऑफ द बेस्ट पोएट ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड। हिज वेल नोन पोएम्स आर द क्राइस्ट, जुलियाना, Elaine, etc. Note, Judith is known as the finest of Anglo-Saxon religious poetry. Anglo-Saxon prose की बात करें, King Alfred is known as the creator's translator of English prose. Though he was a translator, he is well-known prose work are Pastoral Care Pope of Gregory, पास्टोरल केयर पोप ऑफ ग्रेगोरी। इंपॉर्टेंट पोइट्स में दोस्तों आप आगे देख सकते हैं, बेडी हैं या बेडे हैं। बेडेज वर्क वाज आल्सो ट्रांसलेटेड बाय किंग अल्फ्रेड। टाइटल्स एक्लिस्टिकल्स हिस्ट्री, एक्लिस्टिकल्स हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, गिरजाघर के बारे में यहाँ पर है। और एंग्लो नॉर्मल पीरियड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 1066 से 1453 तक का जो पीरियड था, इंपॉर्टेंट यह है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड 11th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी, known as Middle Age. This period marked a new beginning in the England. William, the Duke of Normandy in France, conquered the Anglo-Saxon England in the Battle of Hastings, which is also known as Norman Conquest. Important, in 1066, William, the Duke of Normandy, attacked England and conquered it. This war known as the War of Hastings. Next important, ध्यान दीजिएगा, England literature is a combination of किसका है? French and Saxon elements. The Norman conquest brought three things in England. क्या लाए थे भाई? Roman civilization to England, growth of nationalism, the new language and literature. See in
J. Chaucer work. The next one is that the Normans were rich Roman civilization which they brought in England. Because of Norman conquest, we see in England growth of nationality. They also brought new language and literature which is pre claims in the work of Chaucer. उद्घोषणा करना. एंग्लो नॉर्मन पोइट्री की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Brought by layman, it is a poetry 3000 lines narrating the history of England. The next, the Manual of Saints written Robert Manning of Bruns. The next, the Carmulum written by Oram, and the Preek of Conscience of Richard Roll of the Happen. बता दें दोस्तों कि रूह की पीड़ा या अंतःकरण की चुभन, प्रीक ऑफ कंसाइंस. द नेक्स्ट वन इज दैट सम अदर मिसलेनियस पोएम ऑफ द पीरियड आर द आउल एंड द नाइटिंगेल, ले मैन, जेनेसिस है, मोरल ओड है, क्लीनेस एंड पर्ल है. नोट इंपॉर्टेंट, the Pearl is considered as the best poem of the period. It is also known as the earliest in memoriam by Tennyson. It is written in the memory of his college friend Arthur Henry Hallam, who died at Vienna in 1833. 1833. द नेक्स्ट वन इस बात करते हैं द एज ऑफ चाउसर. जी दोस्तों, द एज ऑफ चाउसर, इसके बारे में हम बात करते हैं. और हेलो दोस्तों, एज ऑफ चाउसर के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं तो बातें समझ में आती है कि चाउसर भी जो थे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आइए हम बात कर लें चाउसर के बारे में, और यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा. आइए, द एज ऑफ चाउसर 1340 से 1400. The age of Chaucer is the first important period in the literary history of England. It initiates a noticeable departure from medievalism to age of rational inquiry and critical understanding. The following are general characteristics of Chaucerian age. पहला क्या था? ग्रोथ ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स, राष्ट्रीयता की भावना. द 100 years of war with France 1339-40 to 1440 gave a feeling of national pride and self-respect to the people of England. The next one is that the age of Chaucer is witness of Black Death, famine, akal, and social unrest because of the famine plagues in the years 1348-49. 160, which carried off the life of 1/3 people of the England. In the age of Chaucer, there was corruption in the churches of England, which Chaucer criticizes in his prologue. Very very important, ध्यान दीजिएगा. In 1381, peasant revolt takes place. This is very very important. This is very very important. In 1381, peasant revolts takes place. The next, Chaucer's time was also the time of beginnings of reformation. Poetry in the age of Chaucer. अब चाउसर के एज में पोइट्री क्या थी, इसके बारे में जानते हैं. द पोइट्री इन द एज ऑफ चाउसर प्रेजेंट स्टोरीज एमॉलगैम, एक हो जाना, मिक्सचर ऑफ लव, रिलीजियन एंड चिवलरी, सुरवीरता. नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट पोएट ऑफ द पीरियड. Geoffrey Chaucer. Chaucer was born in 1340 and died in 1440. England, Edward II. He is known as Morning Star of Renaissance. This is very important. Chaucer is known as Morning Star of Renaissance, and Chaucer is also called father of English literature and English poetry. And this is very important, and for he was the first who introduced heroic couplet form of the poetry in his work The Legend of Good Woman. He also introduced rhyme royal stanza. किसने? Chaucer ने. His poetic career divided into 3 periods. French period. During this period, Chaucer was influenced by contemporary French poetry. The well-known work of the period are
ABC, A Prey to Virgil, Roman de la Rose, Romance de la Rose, very important. Wake of the Duchess, 1369. In this period, he was inspired by French writers. Second जो है Italian period. In this period, Chaucer was influenced by Italian poets and their works like Dante, Divine Comedy, Petrarch, Sonnet, and Boccaccio, di Decameron, and Philostito. The best work of this period are important House of the Fame, Troilus and Cresside. It is considered first novel in English literature. The next one is that the Legend of Good Woman, a very very important story of Cressida resemble to the clerk's tale of prologue. The English period. In this period, Chaucer wrote English for English. Well known poets of period are the Farmer Age, Furniture, Fortune, Truth, Gentleness, the lack of steadiness, but the magnum opus last work of the period is the prologue to the Canterbury Tales. The prologue to the Canterbury Tales is one of the best poems. In this poem, Chaucer presents the picture of 14th century society